नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी साल 2024 की शुरुआत दक्षिण भारतीय राज्यों के दौरे से करने जा रहे हैं। वे 2 और 3 जनवरी को तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप का दौरा करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के दौरे पर हैं। वे पश्चिम बंगाल से सीधे वहां पहुंचे हैं। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दक्षिण भारत पर पूरा जोर लगाना चाहती है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दक्षिण बनाम उत्तर की बहस छेड़ने का प्रयास किया था, उसे लेकर भी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर मुंह तोड़ जवाब दिया था। कुछ विश्लेषक दक्षिण भारत में बीजेपी की सरकार न होने की बात उठाकर इसे उत्तर भारत भारतीय पार्टी कहते हैं। बीजेपी इसका भी जवाब देना चाहती है। कुछ वरिष्ठ नेताओं को दक्षिण भारतीय राज्यों से चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, जिनमें खुद पीएम मोदी के भी तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की बात बीच बीच में आती रही है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि पार्टी ने नहीं की है। इसी तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी तमिलनाडु में काफी सक्रिय हैं। कहा जा रहा है कि वो भी वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो क्यों महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, खासतौर से यहां पर अगर सभी राज्यों की सीटें मिला दी जाए लोकसभा की तो 131 कुल मिलाकर के सीटें बनती हैं। इनमें तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 28, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं। वहीं केरल की 20 हैं, तेलंगाना की 17 और लक्षद्वीप और पुडुचेरी में एक एक लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी का फोकस दरअसल दक्षिण भारत की उन 84 सीटों पर है जो उसने आज तक कभी भी नहीं जीती है और जहां पर वो कमजोर मानी जाती है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में पीएम मोदी की अपील है। जनता में लोग उनको देखना चाहते हैं, लोग उनके साथ आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी में के सामने चुनौती है कि इसको वोटों में किस तरह बदला जाए, संगठन को वहां किस तरह मजबूत किया जाए। अभी हाल के अगर तेलंगाना विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने अपना वोट बढ़ाया है। विधानसभा में उसके वोट 7% से दोगुने होकर 14% तक हो गए। 8 विधानसभा सीटें उसने जीती है, जबकि उससे पहले वाले विधानसभा में केवल 1 सीट उसके पास थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने 4 सीटें वहां जीती थी और इस बार उसका लक्ष्य कि कम से कम 10 सीटें तेलंगाना में जीती जाएं। वहीं कर्नाटक में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। अब बीजेपी ने जेडीएस के साथ तालमेल किया है और कोशिश यही है कि जो पुराना प्रदर्शन है उसको दोहराया जाए। इसलिए कर्नाटक और तेलंगाना, इन पर 2 राज्यों पर खास तौर से बीजेपी का ध्यान है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी दुविधा में है कि टीडीपी के साथ गठबंधन किया जाए या ना किया जाए। वहीं तमिलनाडु और केरल में उसे कठिन चुनौती है। एआईडीएमके से उसका गठबंधन तमिलनाडु में टूट चुका है। केरल में सद्भाव यात्रा के जरिए मुस्लिम ईसाई वोटों तक वो पहुंच रही है और वहां पर उसको यह भी लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अब केवल दक्षिण भारत के 2 राज्यों में सिमट गई है, हिमाचल के अलावा, इस तरह से केरल में अगर बात करें तो लेफ्ट में और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होगी। साथ ही तमिलनाडु में अब एआईएडीएमके कांग्रेस से गठबंधन की संभावनाओं को तलाश रही है और जिस तरह से सनातन धर्म और हिंदी भाषी राज्यों पर डीएमके के नेताओं की विवादास्पद टिप्पणियां आई, उससे कांग्रेस थोड़ी सांसद में देखती है, खासतौर से डीएमके के साथ अपने रिश्तों को लेकर। तो बीजेपी का मिशन साउथ, उसकी जमीन काफी पहले से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। किस हद तक कामयाब हो सकता है, हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पीकेडी नाम्बियार साहब, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही संदीप शास्त्री जी, कोऑर्डिनेटर हैं लोकनीति नेटवर्क के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। जिस तरह से चुनावी साल की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही सप्ताह में तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के दौरे से कर रहे हैं, क्या ये एक बड़ा संदेश माना जाए दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए कि बीजेपी वहां पर अपनी मुहिम को लेकर बहुत गंभीर है? देखिए, 2014 में उत्तर भारत और पश्चिम भारत का एक फोकस बीजेपी का रहा था। 2019 में वो पूर्व भारत की तरफ वो फोकस गया और इस बार लगता है दक्षिण भारत में वो ज्यादा प्रयत्न करना चाहते हैं। एंड जैसे आपने कहा, 2 राज्यों में उनकी एक पकड़ है, वो कह सकते हैं। एक तो है कर्नाटका, एक तो है तेलंगाना। कर्नाटका में उन्होंने पिछली बार, जैसे आपने कहा, 25 सीट जीते थे, वहां पे उनकी सरकार भी बनी थी। इस बार उन्होंने जेडीएस के साथ गठबंधन किया है और इस गठबंधन में एक समस्या आ रही है। गठबंधन अगर आप करेंगे तो कम से कम 4 सीटों तो आपको जेडीएस को देना पड़ेगा।
पिछली बार आप 25 सीटें जीते थे और एक इंडिपेंडेंट जीता था आपके सपोर्ट के साथ। सो इस बार आप 24 सीटों पे शायद लड़ेंगे, और जो आपकी पिछली बार की गिनती से कम होगी। तो एक वो कॉम्प्रोमाइज उन्होंने कर्नाटका में ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य ये है कि कांग्रेस को हमें हराना है किसी तरह से, शायद वो जेडीएस के साथ हो या चाहे अपने आप हो। तो ये एक आप कर्नाटका में रणनीति देख रहे हैं। तेलंगाना में और एक रणनीति है। वहां पे जिस तरह से असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने सीधा बीआरएस और कांग्रेस के बीच का एक ये कंपटीशन बनने दिया, ताकि अगर बीआरएस हारे तो अगले लोकसभा चुनाव में सीधा मुकाबला एक राष्ट्रीय चुनाव में, एक लोकसभा चुनाव में दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में हो, कांग्रेस और बीजेपी। और बीजेपी को लगा कि ऐसे परिस्थिति में उनको एक एडवांटेज होगा। जब आप तमिलनाडु आंध्रा की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी का लक्ष्य 2019 नहीं है, बट उनका, आई एम सॉरी, 2024 नहीं है, बट उनका लक्ष्य 2029 है। इस चुनाव में थोड़ा इम्पैक्ट दोनों राज्यों में करने का कोशिश करेंगे, बट अभी तो बहुत जल्दी, अब बहुत कम समय है कि कोई स्प्लैश इन दो राज्यों में कर सकें, क्योंकि उनकी दोनों राज्यों में सीनियर पार्टनर कोई नहीं है। बिल्कुल केरला संदीप में जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि पीकेडी नाम्बियार साहब भी हमारे पास हैं और हम केरल के बारे में उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब राज्यों की बात हो चुकी है। केरल में जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस के बीच की टक्कर है, और काफी कड़ी टक्कर है, इस बार लेफ्ट की कोशिश है कि जो कांग्रेस ने सीटें जीती थी उनसे छीनी जाएं। क्या वहां पर बीजेपी के लिए कोई स्कोप बनता है? क्योंकि हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि पार्टी बहुत गंभीर होकर प्रयास कर रही है, सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है, ईसाई और मुस्लिम समुदाय के पास जाया जा रहा है, उनके घर घर पे जाकर के त्योहारों की बधाई दी जा रही है। केरल एक तरह से एक पॉलिटिकल कैलेडोस्कोप है, और एक तरफ दो यूडीएफ और एलडीएफ दो पार्ट बनकर एक एक पार्टी करके, चाहे कांग्रेस और सीपीएम के बीच में नहीं है तनाव, उधर दो अलग अलग एलडीएफ और यूडीएफ करके, जिसका हर पार्टी में लगभग 12, 13, 14 पार्टी जुड़कर एक एक ग्रुप बना हुआ है। ये आज से नहीं है, 1970 से चल रहा है। लेकिन बीजेपी एक बहुत ही स्ट्रांग पार्टी है केरल के अंदर। मैं आपको बताऊं, नॉट ओनली सिर्फ बीजेपी, सिर्फ आरएसएस भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कैडर आरएसएस का भी केरल के अंदर है। लगभग 16% तक वोट पिछली बार नेशनल इलेक्शन में बीजेपी को मिला भी था। इस बार उन्होंने दो जगह पे नंबर 2 में भी बीजेपी आया हुआ था, तो उन्होंने फोकस करके 4-5 सीटों में स्पेशली फोकस करके इस बार लड़ रहा है। और त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम, आटिंगल, पत्तनमतिट्टा, कासरगोड, इस तरह से उन्होंने दे हैव ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है कि ये जगह पे करना है। मुझे ऐसे भी लगता है कि दैट मैंने ही खुद साल भर पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी प्रधानमंत्री जी साउथ से कहीं से भी कोयम्बतूर या कन्याकुमारी से लड़ने का संभावना है। तो अगर वो होता है तो उसका भी एक इफेक्ट और एन आफ्टर इफेक्ट विल ऑलवेज। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप काफी लंबे समय से कहते आ रहे हैं। इसका शुरुआत में मैंने भी जिक्र किया। संदीप जी, अगर काशी के साथ साथ पीएम मोदी मान लीजिए तमिलनाडु में कहीं से लड़ लें, तो क्या ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा बीजेपी के लिए? इससे काफी हद तक जो है दक्षिण भारत में एक हवा बनाने में बीजेपी कामयाब हो सकती है। अखिलेश जी, एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि दक्षिण के 5 राज्यों में बीजेपी का एक पकड़ मोदी जी का एक इन्फ्लुएंस से काफी कम है। बीजेपी का असर कम है, प्राइम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। आप किसी भी सर्वेक्षण में देखिए, वोट सपोर्ट बीजेपी को जितना मिलता है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को जितना सपोर्ट मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा सपोर्ट मिलता है, पार्टी को वहां कम सपोर्ट मिलता है। तो एक कोशिश जरूर रहेगी कि अगर प्रधानमंत्री दक्षिण भारत से चुनाव लड़ें वाराणसी के साथ, उसका एक इम्पैक्ट दूसरों पूरे क्षेत्र में हो सकता है। लेकिन समस्या ये रहेगी कि आप कौन सा राज्य चुनेंगे और उसके बाद राज्य में कौन सा क्षेत्र चुनेंगे। मुझे लगता है तमिलनाडु से ज्यादा वो
कर्नाटका के किसी क्षेत्र को चुनेंगे, क्योंकि ज्यादा सेफ सीट उनके लिए कर्नाटका में रहेगा। और तमिलनाडु में थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो सकता है, वो कोयम्बतूर हो, कन्याकुमारी, वो सेफ सीट उसको डिक्लेयर करने में थोड़ी मुश्किल रहेगी। कर्नाटका हालांकि के 2014 में अलग काशी सीट को हो। बीजेपी के लिए सेफ सीट आप नहीं कह सकते थे, लेकिन अब काशी तो छोड़िए, पूरा यूपी उन्होंने अपने लिए एक तरह से बीजेपी ने सेफ बना लिया है। नामबिहार साहब, जाते जाते आपकी टिप्पणी लूंगा कि जिस तरह से ये बात कही जा रही है गठबंधन को लेकर, जो बीजेपी के पुराने सहयोगी थे दक्षिण भारत में, उनका चले जाना बीजेपी से दूर, क्या ये बहुत बड़ी बाधा नहीं है? चाहे एआईएडीएमके हो, चाहे टीडीपी हो, ये आज बीजेपी के साथ नहीं है, क्या इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है? जरूर नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक कोलैबोरेटिव। बहुत बड़ा इलेक्शन में हम जब जा रहे हो तो हर किसी का योगदान और नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूं जाते जाते ही, जैसे आपने कहा कि दो पार्टियां बीजेपी के साथ आने वाला है, चाहे वो टीडीपी हो चाहे वो एआईएडीएम के, ये दोनों वापस एनडीए फोल्ड में आना कोई बड़ी प्रॉब्लम, आई मीन मेरे ख्याल से ये जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वर्सेशन। वो हो सकता है, अगर वो नहीं होता वो उसका मतलब है कि कोई और बीजेपी के पास और कोई स्ट्रैटेजी है उस स्टेट्स को लेकर। अदरवाइज एज अ सच अ पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी कैन डेफिनेटली कमांड जी, to get both the people. TDP is in its weakest wicket as of now. AIDM के का भी कोई बहुत बड़ा कोई वो चल ही नहीं रहा। तो मुझे लगता है माफी कि चाहता हूं नामबिहार साहब, समय इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शास्त्री जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि साउथ इंडिया को लेकर बीजेपी का जो मिशन है उसमें किस हद तक उसको कामयाबी मिल सकती है, क्या क्या अड़चनें आ सकती है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कांग्रेस की, जिसने कहा कि हम तैयार हैं। कांग्रेस आज 139 साल की हो गई। स्थापना दिवस पर नागपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। तैयार हम नाम से आयोजित इस रैली से कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी में ऊपर से आदेश आता है और सभी उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन कांग्रेस में नीचे से आवाज आती है। कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी हमें अपनी बात कह सकता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच राजनीतिक सत्ता की लड़ाई तो है ही, लेकिन ये दो विचारधाराओं की भी लड़ाई है। और यहां पर कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो है। मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है, और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है, मगर लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।